कोई भी संस्था संविधान के ऊपर नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई प्राधिकारी संविधान के ऊपर नहीं है। क्या यह भारत में है? स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हमने 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान का अंगीकरण किया था, उसका अधिनियमन किया था और हमने अपने आप को सौंप दिया था वह संविधान, ताकि वह हमारे ऊपर बाध्यकारी हो। तो संविधान भारत की संप्रभु जनता पर भी बाध्यकारी है, अर्थात जनता भी संविधान से ऊपर नहीं है। तो संविधान सर्वोच्च है और यह सार्टरी के अनुसार संविधानवाद का एक प्रमुख तत्व है कि संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। दूसरा, विधि का शासन होना चाहिए। अगर संविधान सर्वोच्च है तो संविधान से ही विधियां बाहर आती हैं। किसी संविधान के प्रावधान पर ही हम विधि बनाएंगे, तो विधि का शासन है, जो विधि कहेगी उसी के अनुरूप हमें कार्य करना है। तो जहां जहां संविधान सर्वोच्च होगा वहां वहां विधि का शासन भी, रूल ऑफ लॉ भी वहां मौजूद होगा। तीसरा है, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, ताकि राज्य या नागरिक कभी अगर विवाद में आ जाएं तो न्यायपालिका जब तक स्वतंत्र नहीं होगी तब तक वह यह तय नहीं कर पाएगी कि किसकी शक्तियों को सीमित किया जाना चाहिए, किसकी ओर से अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया गया है, किसके अधिकार सीमित किए जा रहे हैं। यह देखने का कार्य, जांच करने का कार्य स्वतंत्र न्यायपालिका ही कर सकती है। और अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो उसकी जांच करने की जो शक्ति है, जांच करने वाली जो प्रक्रिया है, उसी को हम नाम देंगे न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक पुनर्विलोकन दोबारा अवलोकन करना है। पुनर्विलोकन का अर्थ हो गया दोबारा अवलोकन करना है कि कानून बनकर आ गया सामने, अब कानून का दोबारा अवलोकन कर रही है न्यायालय और यह देख रहा है कि क्या इसका कोई भी ऐसा प्रावधान है जो संविधान के किसी प्रावधान से या नागरिकों के अधिकारों से असंगत है अथवा नहीं, इसकी जांच करेगा वह। तो न्यायिक पुनर्विलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, विधि का शासन और संविधान की सर्वोच्चता, ये चार तत्व हैं, अनिवार्य तत्व हैं संविधानवाद के। यह कहा जियोवानी सार्टरी ने। हम भी इसको लिख सकते हैं कि ये चार आधार स्तंभ बताए हैं जियोवानी सार्टरी ने। और भारत में अगर हमें संविधानवाद की खोज करनी है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, तो आंसर आएगा यस। क्या विधि का शासन है, आंसर आएगा यस। क्या भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, आंसर इज यस। और क्या न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालय कर सकता है, देन आंसर इज यस। इसका मतलब कि सार्टरी ने जिन तत्वों की बात कही है कि अगर ये चार तत्व मौजूद हैं तो कहा जाएगा कि उस राज व्यवस्था में संविधानवाद प्रचलित है। तो भारत की राज व्यवस्था में इस आधार पर संविधानवाद का प्रचलन बना हुआ है। इसके बाद एक और विचारक हैं लुईस हेनकिन। वर्ष 2000 में लुईस हेनकिन ने संविधानवाद के 9 तत्वों की पहचान की और उनको 2 श्रेणियों में बांटा। पहली श्रेणी उन्होंने यह बताई कि ऐसा कौन सा गुण होगा जो संविधान में प्राधिकारियों की शक्तियों या राज्य की शक्ति की रचना करेगा। Which elements will construct the power of the state। और दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसे कौन से गुण होंगे जो अधिकारों का संरक्षण कराएंगे। तो शक्ति निर्माण या शक्ति रचना के कुछ से संबंधित कुछ तत्व और अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कुछ तत्वों की पहचान की लुईस हेनकिन ने वर्ष 2000 में। और यह कहा कि यही 9 जो तत्व हैं
यही 9 तत्व संविधानवाद के मूल तत्व, अनिवार्य तत्व कहे जाने चाहिए। वो क्या है? शक्ति रचना के लिए संविधान के अनुरूप शासन। शासन का कोई भी कार्य होगा वो संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए। शासन का कार्य क्या होगा? पहला कार्य है विधायन, लेजिस्लेशन। विधि निर्माण, कानून बनाना पहला कार्य। दूसरा कार्य है कार्यान्वयन, एग्जीक्यूशन। विधि प्रवर्तन या विधियों को लागू करना। और तीसरा कार्य है अधिनिर्णयन, एडजुडिकेशन, जिसका अर्थ है विवादों का समाधान। दो संस्थाओं के बीच विवाद हो, नागरिकों के बीच विवाद हो, राज्य और नागरिक के बीच विवाद हो, किसी भी तरह का विवाद, उस विवाद का समाधान करने वाले शासन के कार्य को कहते हैं अधिनिर्णयन या एडजुडिकेशन, जिसके लिए न्यायपालिका उत्तरदायी होती है। कार्यान्वयन के लिए कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव, और विधायन के लिए विधायिका है, लेजिस्लेचर। तो शासन का कोई भी कार्य होगा, लुईस हेनकिन यह के अनुसार संविधानवाद तब प्रचलित होगा जब शासन के कार्य संविधान द्वारा बताए गए या संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप हो। उसको कहा जाएगा गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुरूप विधायन भी, उनका कार्यान्वयन भी, और विवादों का समाधान या अधिनिर्णयन भी। यह पहला तत्व है संविधानवाद का हेनकिन के अनुसार। दूसरा है शक्ति पृथकीकरण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियां बंटी होनी चाहिए ताकि कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सके। तभी हम तीनों स्वतंत्र संस्थाओं से यह आशा कर सकते हैं कि वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य कर पाएगी। तीसरा है लोकप्रिय संप्रभुता एवं लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए। लोकप्रिय संप्रभुता को राजनीतिक संप्रभुता भी कहते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता अंग्रेजी में हो गई पॉपुलर सोवरेनिटी। आगे हम लोग संप्रभुता जब पढ़ेंगे उद्देशिका में, तब फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसको रेफरेंस के रूप में रखें। इसी को अथवा राजनीतिक संप्रभुता है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी है, जिसका अर्थ होता है जनता में निहित संप्रभुता। तो लोकप्रिय संप्रभुता होनी चाहिए, ऐसा हेनकिन का मानना है, यदि संविधानवाद प्रचलित है तब। और अगर लोकप्रिय संप्रभुता है तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी विद्यमान होनी चाहिए। तो सबसे पहला तत्व जो बताया उन्होंने वो क्या है?
कि संविधान के अनुरूप शासन होना चाहिए, अर्थात विधि निर्माण, विधियों को लागू करना और विवादों के समाधान का कार्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। सभी संस्थाओं के बीच शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए ताकि एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकें। और तीसरा कि लोकप्रिय संप्रभुता भी होनी चाहिए, जनता संप्रभु होनी चाहिए और शासन व्यवस्था का स्वरूप लोकतांत्रिक होना चाहिए। इसके बाद संविधान की समीक्षा समय समय पर होनी चाहिए। यदि कोई बदलाव करने की आवश्यकता आ गई है तो बदलाव उसमें किया जाए और कैसे किया जाए। और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। अगर ऐसे 5 गुण, 5 अभिलक्षण, 5 विशेषताएं विद्यमान हैं तो कहा जाएगा कि इन 5 विशेषताओं से शक्तियों का निर्धारण होता है। पावर इज कंस्ट्रक्टेड। इसके लिए अंग्रेजी शब्द हेनकिन ने दिया है पावर कंस्ट्रक्शन, कि शक्तियां इससे निर्मित होंगी यदि ऐसे अभिलक्षण, ऐसी विशेषताएं राज व्यवस्था में विद्यमान है। दूसरी तरफ अधिकारों के संरक्षण की बात है, जो अन्य 4 तत्व संविधानवाद के हैं उनके आधार पर। वो क्या है? सीमित सरकार होनी चाहिए। अब तक हमने पढ़ रखा है कि सरकार हमेशा सीमित होगी ताकि वह अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सके। पुलिस शक्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। पुलिस की शक्तियां कार्यपालिका शक्तियों के अधीन होनी चाहिए ताकि पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सके। तीसरा, सैन्य शक्तियों पर असैनिक नियंत्रण होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा? सैन्य शासन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाने की आशंका होती है। सेना ताकतवर है, अगर सेना की शक्ति को खुली छूट दे दी जाए तो सैन्य शासक या सैन्य तानाशाह बन जाने की आशंका हो जाएगी। इसका एक उदाहरण है संविधान के जरिए। अनुच्छेद 53(1) और 53(2), 2 अनुच्छेदों की बात करें अगर, तो 53(1) में यह लिखा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुरूप स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के द्वारा करेगा। तो कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53(1) में है। 53(2) यह कहता है कि पूर्वगामी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मतलब कि 53(2) में सेना का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। राष्ट्रपति को हमने सैन्य प्रधान बना दिया है अनुच्छेद 53(2) में, लेकिन साथ साथ यह भी लिख दिया है कि उसकी जो सैन्य शक्ति का प्रयोग है, उस प्रयोग से इसके ऊपर जो लिखा गया है 53(1) में, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए भाषा क्या है कि पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। जब हम सेना की शक्ति का प्रयोग करेंगे तो उस शक्ति के प्रयोग से राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमने कार्यपालिका शक्तियों को सैन्य शक्तियों पर वरीयता दी रखी है, प्रमुखता दी है। और यह भी कह सकते हैं कि सैन्य शक्तियां कार्यपालिका शक्तियों के अधीन हैं। यहां लिखा है सैन्य शक्तियों पर असैनिक नियंत्रण होना चाहिए। तो वह संविधानवाद के प्रचलन का एक उदाहरण है। और संविधान में संशोधन करने की शक्ति होनी चाहिए, लेकिन वह शक्ति सीमित होनी चाहिए, ताकि संसद कभी भी अपनी मर्जी से संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर दे जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता हो या संविधान का उल्लंघन करता हो।
तो ये 4 ऐसे अभिलक्षण हैं जो हेनकिन ने कहे कि यदि ये 4 अभिलक्षण विद्यमान हैं संविधानवाद के, तो एक तरफ कहा जाएगा कि उस राष्ट्र में, उस राज्य व्यवस्था में संविधानवाद प्रचलित है और वहां इन गुणों के कारण अधिकारों का संरक्षण संभव है, और यदि ऐसे 5 गुण विद्यमान हैं तो राज्य शक्तिशाली है, राज्य को शक्ति मिलती है उससे। तो 5 और इधर 4, 9 अनिवार्य तत्वों की पहचान की लुईस हेनकिन ने वर्ष 2000 में संविधानवाद की। इस आधार पर हम संविधानवाद को समझ सकते हैं। तो संविधान और संविधानवाद के बाद अब यदि बात की जाए तो अब हम बात करेंगे भारत के संविधान पर कि भारत का संविधान क्या है और उसके क्या विशेषताएं हैं, उसके स्रोत कौन से। भारत के संविधान का अंगीकरण और अधिनियमन, एडॉप्शन और इनैक्टमेंट, हमने लिखा है कि वी एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अंगीकरण, अधिनियमन और आत्मार्पण सब हमने किया है 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए हम उसे अब संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को। और इस दिन ये जो अनुच्छेद यहां लिखे हैं, ये अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी बना दिए गए और शेष जो प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है नागरिकता से संबंधित मामले। बाकी भी हैं, अनुच्छेद 60, 324 निर्वाचन आयोग है, 366, 67, 79, 80, 88 और 91 से 94, ये सब 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी बना दिए गए, जिस दिन हमने संविधान का अंगीकरण, अधिनियमन और आत्मार्पण किया था। और शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हैं। मूल संविधान में भाग थे कुल 22, अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियां थी 8। वर्तमान जो संविधान है उसमें भाग हैं 25, अनुच्छेद हैं 448, अनुसूचियां हैं 12, परिशिष्ट हैं 5 और सबसे ताजा संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है, 127वां संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है, वो 104वां संशोधन अधिनियम बनकर आएगा सामने। तो 104 संशोधन है, 5 परिशिष्ट है, 12 अनुसूचियां हैं, 448 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं।